नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। 5 दौर का मतदान हो चुका है 20 मई तक। 25 मई को छठे दौर का मतदान होना है और 7वें दौर में यानी अंतिम चरण में 1 जून को होना है। 1 जून को वैसे तो एग्जिट पोल के नतीजे हमें शाम के समय देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अब रिजल्ट आने में भी कितना समय बाकी है। 4 जून को तो खटाखट रिजल्ट आने ही हैं और उसके बाद इन खटाखट वालों की क्या हालत होगी, ये हम अभी से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इनकी सूरतें 2014 के चुनाव नतीजों के बाद भी देखी थी और 2019 के बाद भी देखी थी। और इस बीच तो गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है, कावेरी में भी और तमाम दूसरी नदियों में, गोमती से लेकर के गुजरात की नर्मदा और तमाम साबरमती आश्रम के पास से बहने वाली। कहने का आशय ये है कि ये लोग हर बार कोशिश करते हैं, दावे करते हैं, कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। इनका जो इकोसिस्टम है, वो बढ़ चढ़ करके दावे करता है और कभी ये नाराज, कभी वो नाराज, कभी ये जाति के लोग जो हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, कभी उस जाति के। और इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानी उतरा हुआ है, इस बार तो ये हो रहा है, इस बार तो वो हो रहा है। ये चीजें चौथे पांचवें दौर तक ही चलती हैं और इसके बाद जब इनको लग जाता है कि अब इनका झूठ इससे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इनको सोशल मीडिया मंचों पर या अपने प्लेटफॉर्म पर जहां भी ये काम कर रहे होते हैं, आगे के लिए अपनी नौकरी भी तो बचा करके रखनी है, अपनी रोजी रोटी भी तो बचा करके रखनी है। इसलिए धीरे धीरे सुर बदलना इनका शुरू हो जाता है और वो हमें अब भी देखने को मिल रहा है। पहले तो प्रशांत किशोर ने ही अलग अलग चैनलों पर ये बात कहनी शुरू की और अब से 6 महीने पहले ये गोल मटोल बातें कर रहे थे। गोल मटोल इस सेंस में कि अगर ये किया जाए, अगर वो किया जाए तो मोदी जी को रोका जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है, वैसे किया जा सकता है। अब वो बहुत सारी चीजें करके इन लोगों ने देख भी ली। इनके आपस में ही उलझे हुए सींग सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं। अलग-अलग राज्यों में जो हालत है, सीट शेयरिंग पर भी जूतम पेजार हो गया, वो भी आसानी से हो नहीं पाई। इसके बाद फिर चुनाव प्रचार की जब बारी आई, तो कहीं भी संयुक्त रैलियां नहीं हुई। एक बार आम आदमी पार्टी ने यहां रामलीला मैदान में जमावड़ा सा कर लिया और एक बार हेमंत सोरेन की पत्नी और वहां के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रांची में सबको जमा करने की कोशिश की, जुटाने की कोशिश की। रांची में तो बहुत सारे लोग गए ही नहीं, दिखाई ही नहीं दिए। रामलीला मैदान में फिर भी इकट्ठा हो गए थे, लेकिन उसके बाद कोई एक दूसरे के राज्य में एक दूसरे की मदद के लिए नहीं गया। और जिन राज्यों पर ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि इन राज्यों में हम भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे, वहां भी ये आपस में ही उलझे हुए दिखाई दिए और उन राज्यों में भी 2019 से बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और दक्षिण के ऐसे कई राज्यों में इस बार भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस कर रही है, सीटें जीत करके ला रही है, जहां कभी उसका खाता भी नहीं खुलता था और जहां उसका वोट शेयर 10% से भी कम रहता था। पहले हम सुनते हैं कि पीके ने क्या कहा है, प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, और इसके बाद से सुर बदलने शुरू हुए हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो हथियार नहीं डाल रहे हैं। लेकिन एक बात मान लेनी चाहिए कि जैसे-जैसे छठे और 7वें चरण का मतदान होगा, एग्जिट पोल आएंगे,
वैसे-वैसे ये लोग हथियार डालते चले जाएँगे और अल्टीमेटली फिर बहाने तलाश करने की प्रक्रिया शुरू होगी। वो प्रक्रिया शुरू हो भी चुकी है। ईवीएम से लेकर के मतदान धीमा करवा दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। वो सारे बहाने तलाश करने इन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो आइए पहले सुनते हैं पीके ने क्या कहा है मोदी और भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक को लेकर के तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने को लेकर के। सुन लेते हैं। हार सकती है जब तक नॉर्थ और वेस्ट की जो 260 सीटें वो जीते हुए हैं उसमें कम से कम 80 या 100 सीट न हारें। शुरू से सुनते हैं। भाजपा तब तक नहीं चुनाव हार सकती है जब तक नॉर्थ और वेस्ट की जो 260 सीटें वो जीते हुए हैं उसमें कम से कम 80 या 100 सीट न हारें। अब अगर भाजपा को नॉर्थ और वेस्ट में 100 सीट हारना है तो कैसे हार सकते हैं? 5 पार्टियां हैं जिनका स्ट्राइक रेट मिनिमम 30% होना चाहिए। कई लोगों को लगता है सिर्फ कांग्रेस से हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस और भाजपा का जो मुकाबला है वो समझो 250 सीटों पर है, इंक्लूडिंग साउथ। लेकिन कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बीजेपी वो सिंगल डिजिट में है। कांग्रेस के जो 50 एमपी जीते हैं वो भाजपा के खिलाफ नहीं जीते हैं। कांग्रेस के 50 एमपी का बड़ा हिस्सा केरल से है, तमिलनाडु से है और पंजाब से है। यहां पर वो भाजपा से लड़कर नहीं जीते हैं। जहां पर भी भाजपा से उनकी लड़ाई थी वो सब जगह भाजपा जीती है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी पार्टी एसपी उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, एसपी सिर्फ 5 सीट जीती। उसकी वजह से भाजपा का स्ट्राइक रेट ज्यादा है। बगल का राज्य है बिहार, वहां पर आरजेडी को 0 सीट आया, भाजपा वाले 39 सीट उनका एनडीए गठबंधन जीता। और फिर महाराष्ट्र जहां 48 सीट में भाजपा ने करीब करीब 41 सीट 48 में वो जीते। जब तक कांग्रेस, एसपी, आरजेडी और एनसीपी अलायंस जो है, एनसीपी शिवसेना अलायंस कांग्रेस अलायंस जो है, इनका स्ट्राइक रेट 30% से ज्यादा नहीं होता है, तब तक आप चाहे जैसे भी गुनागणित कर लो, भाजपा केंद्र में बहुमत से नीचे नहीं आएगी। बहुत सीधा सा गणित समझा दिया उन्होंने। खास तौर से 3-4 राज्यों पर उन्होंने अपनी बात रखी है और पश्चिम बंगाल पर वो बोले नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल भी एक ऐसा स्टेट है जहां से उम्मीद थी कि वहां ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी। लेकिन क्या हो रहा है, वहां से तो सूचना आ रही है कि 42 में से भारतीय जनता पार्टी 25 से 28 सीटें तक जीत सकती है और अगर और थोड़ा सा उसका वोट शेयर बढ़ गया तो ये उसकी सीटें 30-32 तक जा सकती हैं और ममता बनर्जी 10 से 15 सीटों पर अटक सकती है। यही हाल बिहार में है और नीतीश कुमार जब तक आरजेडी और कांग्रेस के साथ थे, वामपंथियों के साथ थे, तब पीके ने ही कहा था कि ये अगर महागठबंधन के साथ चुनाव मैदान में जाते हैं तो इनकी 5 सीटें भी नहीं आएंगी पूरे बिहार से। अब नीतीश कुमार मोदी जी के साथ आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। ऐसे में बिहार में भी आरजेडी, कांग्रेस मिलकर के भी, वामपंथी मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू का रास्ता नहीं रोक पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई उलटफेर नहीं हो रहा है। 2014 में 70 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने जीती थी। वही परफॉर्मेंस इस बार फिर रिपीट होने जा रहा है, उससे भी कुछ ज्यादा सीटें उसको आने जा रही हैं। यानी अखिलेश यादव जो हैं वो वही 4-5 सीटों पर अटक करके रह जाएंगे, एक आध ऊपर एक आध नीचे। महाराष्ट्र में एनसीपी टूट चुकी, शिवसेना टूट चुकी, भारतीय जनता पार्टी वैसा ही परफॉर्मेंस करने जा रही है। मुंबई की सारी सीटों पर भी, मुंबई के आसपास ठाणे, कल्याण जितना भी है और पुणे तक और जितना भी महाराष्ट्र है वहां उसका परफॉर्मेंस अच्छा होने जा रहा है और अभी से इन्होंने बहाने तलाश करने शुरू कर दिए हैं। यहां तक कि शरद पवार बारामती की सीट हार रही है उनकी बेटी, वहां वो डेरा डाल करके पड़े रहे, इसके बावजूद वहां से बारामती से अजित पवार की पत्नी जीतने जा रही है। ये पक्की सूचना वहां से मिल रही है। तो ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोक सकते हैं?
दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जैसी लीडरशिप कहां से लेकर के आएंगे। पीके का एक और बयान है मोदी की लीडरशिप को लेकर के, वो भी सुन लेते हैं। नहीं है कि वो बहुत बड़े ओरेटर है। मोदी जी की ताकत ये नहीं है कि वो हिंदुत्ववादी सारी शक्तियां उनकी मदद करें। मोदी जी की ताकत ये है कि जो 45 साल का उनका एक्सपीरियंस मिक्स है। 15 साल तक जब मोदी जी संघ के प्रचारक थे तो उन्होंने शायद फर्स्ट हैंड समाज को बहुत करीब से जाना, समझा, उसके साथ काम किया। फिर 15 साल वो बीजेपी में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर के तौर पर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने, चलाने, इलेक्शन लड़ने को समझा। फिर करीब 15 साल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, पहले चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री। अगर आप इस 45 साल के एक्सपीरियंस मिक्स को साथ में कर दें तो देश में बहुत कम लोग होंगे जिसको इस तरह का डाइवर्स एक्सपीरियंस होगा। लोगों को लग रहा है कि ये टीवी पे ऐड आ रहे हैं या बहुत प्रचार चल रहा है या मीडिया पर कब्जा कर लिया इसलिए मोदी जी की ताकत है, ऐसा नहीं है। वो क्या पब्लिक सुनना चाहती है ये सेकंड गेस मोदी जी इसलिए कर पा रहे हैं कि उन्होंने 45 साल समाज, राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपना समय बिताया है। बिना इस प्रयास के आप इस तरह की क्षमता नहीं डेवलप कर सकते। और राजदीप सरदेसाई सब जानते हैं, अमेरिका तक में पहुंच करके मोदी समर्थकों से भिड़ने की कोशिश कर रहे थे और पिटते पिटते बचे थे। उस समय धक्का मुक्की तो हो ही गई थी। एक किसी कार्यकर्ता को उन्होंने धक्का दिया, उसके बाद पूरी भीड़ जो है उन पर झपट पड़ी, बच गए वहां से। और यहां भी जगह जगह जाकर के वो ऐसे सवाल पूछते हैं पब्लिक से कि कई बार तो जिनसे सवाल पूछा जाता है वो गुस्सा हो जाते हैं कि आप मोदी जी के खिलाफ इस तरह के सवाल क्यों लेकर के आते हैं। वो राजदीप सरदेसाई भी अपने चैनल के एक कार्यक्रम में ये मानते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही है, मोदी जी वापसी कर रहे हैं। सुन लीजिए क्या कहा है राजदीप सरदेसाई ने। तो लोगों को लगा ये देखिए ये तो बीजेपी को जो चुनाव जीतना ही है, एक डन डील है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। चुनाव तो बीजेपी जीत ही गई है। तो ओवरऑल चित्र मैं देख रहा हूं मिलिंद, उसमें अभी भी बीजेपी कंफर्टेबली पार्टी नंबर 1 मेजॉरिटी के आगे मुझे नजर आती है। मैं नंबर नहीं दूंगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं पिक्चर देखूं तो मुझे लगता है बीजेपी का भले ही वोट शेयर कम हो जाए कई राज्यों में, लेकिन क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी बढ़त थी पिछले बार और क्योंकि विपक्ष कुछ ही इलाकों में वाकई टक्कर दे पा रहा है, तो ओवरऑल पिक्चर, नेशनल पिक्चर जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि बीजेपी पार्टी नंबर 1 मेजॉरिटी के साथ आएगी। मोदी जी हैट्रिक करेंगे। अभी भी चालाकी के साथ कह रहे थे कि कुछ राज्यों में उनका वोट शेयर कम होगा, लेकिन राज्यों का नाम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कोई ऐसा राज्य मुझे नहीं लगता कि जहां भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर गिरेगा, बल्कि बढ़ेगा। अधिकांश राज्यों में वोट शेयर बढ़ने जा रहा है और जब वोट शेयर बढ़ेगा तो सीटें भी बढ़ेंगी। अब दो लोगों के मैंने आपको सुनवाई हैं आवाजें, एक प्रशांत किशोर के और एक राजदीप सरदेसाई के। एक और सुनवा देता हूं, ये हैं अजीत अंजुम। अमेठी में डेरा डाले पड़े थे, अमेठी की आसपास की सीटों पर बीच बीच में चले जाते थे और बाद में फिर अमेठी आकर के और लोगों से, मतदाताओं से संपर्क करके वीडियो बना रहे थे, जारी कर रहे थे। और इनके सवाल कैसे होते हैं आप अपरिचित नहीं हैं। जिस दिन मतदान हो रहा था अमेठी में, उस दिन भी घूम घूम करके जो लोग वोट दे करके आ रहे थे उनसे पूछ रहे थे किस मुद्दे पर आपने मत डाला है। यानी ये टोह लेने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस के कैंडिडेट केएल शर्मा के पक्ष में मतदान हो रहा है या स्मृति ईरानी के पक्ष में मतदान हो रहा है। और ऐसे कई लोग थे, अधिकांश लोग थे, जिन्होंने टका सा जवाब दिया और ये बताया कि वो विकास के मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर, भगवान राम के मंदिर के प्रतिष्ठापन पर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा पर, और बहुत ने तो कह दिया कि मोदी जी को और योगी जी को, तो इस पर चिढ़ भी गए। जरा इनकी भी
वो वार्ता सुन लेते हैं, उसकी भी ऑडियो में आपको सुनवा देता हूं। जी इसी बूथ पे दिया है। क्या नाम है आपका? राकेश साहू। साहू जी, किस मुद्दे पे वोट किया है? और राष्ट्रहित में वोट दिए हैं हम। और जो पहले यहाँ पे सड़क थी, सड़क वगैरह आज के 10 साल पहले जब हम यहाँ पे आते थे, रायबरेली जाते थे, तो जब बस पे बैठते थे तो सर लड़ जाता था छत में। और आज कंडीशन ये है कि आप कहीं भी चले जाओ ऑल इंडिया, बेहतर रोड मिली है, हर जगह पे अच्छी रोड है। और मोदी जी, योगी जी उन लोगों से प्रभावित होके मेरा वोट सिर्फ बीजेपी को। यार मैं ये नहीं पूछ रहा किसको वोट, हम ऐसे ही बूथ बूथ घूमते रहते हैं, पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं जरा समझने के लिए कि क्या सोचकर वोट दिया। सब ठीक चल रहा है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं, सब ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत सब बढ़िया? नहीं, सब बढ़िया। महंगाई, बेरोजगारी, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सब है? कोई दिक्कत नहीं है, सब क्यों कहते लोग महंगाई से परेशान है लोग? अरे तो महंगाई तो लगी रहेगा, कमाएगा खाएगा, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा काम हो रहा है? तो क्या चुनाव का मुद्दा क्या है आपका? विकास होगा तो महंगाई होगा। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार। विकास होगा तो महंगाई होगा, बाकी ब्रिज बन गया, बाईपास बन गया, अरे बहुत कुछ हो गया, प्रधानमंत्री आवास मिल गया, गुंडा राज खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल एकदम फ्री है, बिटिया बहन आ जाओ, उसके बाद गुंडा राज कोई कहीं नहीं मिलेगा, रात बिरात अपना है। सही है। अभी कल हम लखनऊ से आए हैं 2 बजे रात की, यहाँ पहुँचे तो 6 बजे सुबह। हाँ कोई दिक्कत नहीं, रात बिरात। पहले नहीं आ पाते थे इधर? पहले यहाँ 12 बजे आगे जाओ तो लूट लेते थे। ओ, तो बात सही है। हाँ, तो इनके लिए सुरक्षा का मुद्दा है, यही इसी। सुना आपने? और लास्ट में कहा कि इनके लिए सुरक्षा मुद्दा है। अरे सबके लिए सुरक्षा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं और जब से अपराधियों, माफियाओं, गुंडे, बदमाशों पर नकेल कसी गई है, लोग बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। ये समझ में कब आएगा? 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे बतौर प्रधानमंत्री, 2017 में योगी आदित्यनाथ, और 2022 में फिर योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री बने। ये जो लुटियन मीडिया में के हिस्से हैं और जो इकोसिस्टम के भी हिस्से हैं, इनकी समझ में ये चीजें आएंगी नहीं आसानी से। ये खास तौर से कुछ सीटों पर जानबूझ करके, कुछ क्षेत्रों में जानबूझ करके पहुंचते हैं कि शायद इनकी भी कुछ मुहिम का असर पड़ जाए, मतदाताओं की राय बदल जाए। सवाल ऐसे करते हैं, प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं, कंटेंट ऐसा तैयार करते हैं। और जब ये अमेठी से लौट रहे थे तो लौटते लौटते भी गाड़ी में इन्होंने एक वीडियो बनाया स्मृति ईरानी को टारगेट करते हुए, और पता नहीं उन्होंने कोई टिप्पणी की भी होगी कि नहीं की होगी, और अगर की भी है तो कर सकती हैं क्योंकि अमेठी से प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं। 2019 में राहुल गांधी को 55,000 से उन्होंने हराया भी है। ऐसे में अगर ये जो इकोसिस्टम वाली ब्रिगेड है, इसके कुछ लोग डेरा डाल करके बैठ जाएं अमेठी में और एक ही तरह की मुहिम का हिस्सा बन करके कंटेंट तैयार करें, वीडियो तैयार करें और अपने प्रोग्राम जारी करें, तो जाहिर है उन्होंने टिप्पणी कर दी होगी कि कुछ लोग जो हैं वो कांग्रेस के भेजे हुए, और हो सकता है ना भी की हो, खाली नाम ही लिया हो कि फला 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 यहाँ आए हैं। जैसे राजदीप सरदेसाई ने अमेठी में वोटिंग से 4 दिन पहले, 3 दिन पहले एक पेड़ के नीचे बैठ करके प्रियंका गांधी वाड्रा का लंबा इंटरव्यू किया और तमाम सहज से असहज से सवाल पूछे, और वो कई बार आज तक पर चला। इस पर टिप्पणी अगर कर दी उन्होंने कि भाई राजदीप खास तौर से उनका इंटरव्यू करने के लिए आए, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। ये लोग तो दिन रात टिप्पणियां करते रहते हैं। उस पर भी अजीत अंजुम ने अपनी गाड़ी में जो प्रोग्राम किया है उस पर भी टिप्पणी करते हुए दिखाई दिए और सफाई देते हुए दिखाई दिए। के इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं हूं स्मृति ईरानी जी, और न मैं किसी पार्टी के इकोसिस्टम का हिस्सा रहना चाहता हूं। स्वभाव तो मैं ऐसा ही हूं, आप मुझे नहीं जानती हैं, जानने वाले जानते हैं कि मैं एडिटर भी रहा चैनलों में, बड़े बड़े चैनल में। किसी नेता के पास मिलने नहीं जाता था, कहीं मैं नेता के दरबार में नहीं गया। मुझे न तो कांग्रेस ने भेजा है,
न किसी पार्टी के भेजने से मैं कहीं जाता हूं, न मेरा किसी पार्टी से कोई रिश्ता है, न किसी पार्टी के नेताओं से मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पर कोई रिश्ता बना। यानी एक साफ सफाई, एक स्पष्टीकरण, ये बताने की कोशिश कि मैं तो इंडिपेंडेंटली अपने मन से ही अमेठी आया था और यहाँ आकर के मुहिम चला रहा था या अपना कंटेंट तैयार कर रहा था, हम मुहिम भी क्यों कहें। लेकिन साहब, अभी भी कुछ लोग हैं जो घोषित रूप से मोदी विरोधी हैं और अभी भी इन लोगों ने हथियार डाले नहीं हैं। ये पता होते हुए भी कि प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार मोदी की वापसी तय हो गई है, इसके बावजूद ये माइक लेकर के निकले हुए हैं। एक नाम आपको याद होगा, एनडीटीवी के ओनर प्रणय रॉय। अब एनडीटीवी तो अडानी ने खरीद लिया था, उसके बाद से कुछ समय तक ये चुप रहे। अब कुछ समय पहले इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया, यूट्यूब पर भी हमारी तरह एक चैनल इन्होंने शुरू कर दिया, निकाल लिया और एक वेबसाइट भी शुरू की और ये पहुंच गए महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में इनको लगता था कि कुछ संभावनाएं अभी जीवित रह सकती हैं। ये अलग बात है कि शरद पवार का भी बयान आ चुका कि 4 जून के बाद बहुत सारे छोटे दल कांग्रेस में विलीन हो जाएंगे, यानी उन्होंने अपनी पार्टी की तो इच्छा व्यक्त कर ही दी। और इसके अलावा भी जो बीच-बीच में उद्धव ठाकरे के और दूसरे लोगों के बयान आए हैं, उनसे भी पता लगता है कि महाराष्ट्र में भी क्या चल रहा है। लेकिन ये जाकर के उद्धव ठाकरे से भी मिले, उद्धव ठाकरे का और आदित्य ठाकरे का एक साथ बैठ कर के इन्होंने इंटरव्यू किया और ये मनोज जरांगे से भी मिले, जो आरक्षण की मांग को लेकर के अनशन वगैरह करते रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मिले और शिंदे से तो कुल 4 साढ़े 4 मिनट का ही इनको वक्त मिला बातचीत करने का और उसी में इन्होंने कई ऐसे सवाल पूछ लिए जिनका पलट करके एकनाथ शिंदे ने कहा कि नहीं, आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है, आपकी जानकारी सही नहीं है। जैसे 10% आरक्षण की जो व्यवस्था की है, उस पर भी ये कह रहे थे कि लोगों में बड़ा गुस्सा है, तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि नहीं, ये तो आप गलत कह रहे हैं। उस पर कोई स्टे नहीं है, हाई कोर्ट ने भी स्टे नहीं लगाया है, तो फिर इनको चुप रहना पड़ा। फिर प्याज को लेकर के कहने लगे कि प्याज को लेकर के किसानों में बड़ा गुस्सा है। मतलब अपनी आदतों से अपनी मुहिम चलाने और किसी की आंखों में चढ़ने के लिए अभी भी पत्रकारिता के नाम पर ये इस तरह की मुहिम के हिस्सा बने रहते हैं। चलिए, अगर इसी से इनको संतुष्टि मिलती है, लेकिन एक बड़े मोदी विरोधी धड़े ने तो कम से कम ये मान लिया है, राजदीप सरदेसाई जैसों ने, कि मोदी की वापसी हो रही है और ठीक-ठाक तरीके से हो रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।